हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको कोई भी हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। फ्रेंड्स, हमारा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें काफ़ी सारे ईमेल आए, कमेंट भी आए कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनके पीडीएफ हमें प्रोवाइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम आपको हर एक टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ₹30। तो आप इस अमाउंट को हमें पेटीएम या फिर फ्री चार्ज कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको हमारा मोबाइल नंबर जो है, जो रजिस्टर्ड है, उस पर आपको पेटीएम या फिर फ्री चार्ज करना पड़ेगा। और इस पेटीएम या फ्री चार्ज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके साथ में ही आप हमें अपना खुद का ईमेल एड्रेस मेंशन करना ना भूलिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 7083761631। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इम्पोर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर इसे पेटीएम या फिर फ्री चार्ज कीजिए। आपको अगर लगता होगा कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, हम आपसे कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जिन लोगों से हम ये करवा के लेते हैं, ये बैक ऑफिस का काम करवा के लेते हैं, उन्हें हमें पे करना पड़ता है, इसलिए हम आपसे चार्ज करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं। इसके पहले हमने बैंकिंग कैप्सूल के, बैंकिंग अवेयरनेस के 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट जो बैंकिंग कैप्सूल का पार्ट 8वां है, पार्ट 8 है, हम ये चालू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथराइज कैपिटल ऑफ एक्सिम बैंक। तो इसके पहले भी हमने देखा है कि स्मॉल बैंक्स या फिर पेमेंट बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की 100 करोड़, बट यहाँ पे एक्सिम बैंक है। एक्सिम बैंक के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है ऑप्शन सी 200 करोड़। याद में रखिएगा, फॉर एक्सिम बैंक कैपिटल है 200 करोड़। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय DICGC। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए वो सारे सही है। इसमें ऑप्शन ई जो है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो है, ये सारे बैंक्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब कि कोई हम लोग जिस बैंक में अपना डिपॉजिट करते हैं, जिस बैंक में अपना सेविंग अमाउंट पे सेव करते हैं, तो उसका जो भी कुछ डिपॉजिट्स है, सेविंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स, जितने भी है, वो डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस इंश्योर्ड होता है DICGC की तरफ से। तो DICGC ये जो कॉरपोरेशन है, ये कुछ अमाउंट इंश्योर नहीं करते, जैसे कि डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, इन जैसे डिपॉजिट्स को ये इंश्योर नहीं करती। बट इंडिविजुअल्स के, कोई अपने जो लोकल फर्म्स है, इनके जो भी डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, टर्म डिपॉजिट्स है, इनको ये इंश्योरेंस कर सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। जितने भी सारे बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स और RRBs, ये जितने भी बैंक्स है, इनके डिपॉजिट्स इंश्योर्ड बाय DICGC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच परसेंटेज स्टेक इन नाबार्ड होल्ड्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी 99%। तो नाबार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 99% शेयर्स है, स्टेक्स है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDAI एज एन ऑटोनोमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलपमेंट द इंश्योरेंस सेक्टर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्होत्रा कमेटी। ये जो मल्होत्रा कमेटी है, मतलब चेयरमैन है, इसके चेयरमैन थे कमेटी के RN मल्होत्रा। RN मल्होत्रा जो थे, वो एक फॉर्मर गवर्नर थे, RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने 1999 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसके बाद में अप्रैल 2000 में IRDA
is was incorporated as a statutory body. So इसका आंसर ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, RN मल्होत्रा कमेटी जो IRD के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ बैंक कॉल्ड पेमेंट बैंक्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी ने इसका रिपोर्ट पेश किया था, तो इसका सही आंसर है नचिकेत मोर कमेटी। ध्यान में रखिएगा, पेमेंट बैंक्स के लिए कमेटी है नचिकेत मोर कमेटी, पेमेंट बैंक्स नचिकेत मोर कमेटी। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉक्स, क्योंकि ये डेट नहीं है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जो भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट कैन बी इन्वेस्टेड एज इन इक्विटी, ठीक है। तो ये जो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है, ये डेप्ट है। डेट का मतलब ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ अमाउंट का, कुछ फिक्स्ड परसेंटेज का उनको रिटर्न मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम डेट इंस्ट्रूमेंट। बट इस स्टॉक में कुछ फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहती, फिक्स्ड रिटर्न नहीं रहता, उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसलिए ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसे डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते। फ्रेंड्स हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर नॉट मीन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेटर ऑफ क्रेडिट। इस लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब थोड़ा सा मीनिंग डिटेल में अगले क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ, बस ध्यान में रखिएगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट इज नॉट मीन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉर्गेज इज ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय बैंक। मतलब किसी बैंक ने किसी को लोन दिया है, सपोज मैंने खुद ने बैंक से लोन लिया है और उस लोन के अगेंस्ट, मतलब उस लोन के लिए मैंने कुछ गिरवी रखा है, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की है बैंक को, ठीक है। ये हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये मॉर्गेज जो होता है ये बस इम्यूएबल प्रॉपर्टी पे ही कर सकते हैं, ठीक है। याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इम्यूएबल प्रॉपर्टी पे ही बस मॉर्गेज होता है। ये जो बाकी सारे मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई व्हीकल हो या फिर कोई भी मूवेबल मशीन हो, तो उसको हम मॉर्गेज नहीं करते, उसको हम प्लेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्लेस कहते हैं या फिर हाइपोथिकेशन कहते हैं। हाइपोथिकेशन जिसे हम कहते हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जाता है। बट मॉर्गेज ये जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसे कि हिल नहीं सकती, जैसे कि हमारा कोई घर हो या फिर कोई प्लॉट हो, तो ये हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक को, इसे हम मॉर्गेज कहते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस रेट इज द रेट बिलो विच नो बैंक कैन अलाउ देयर लेंडिंग। हु हैज़ सेटअप दिस बेस रेट फॉर बैंक्स। बैंक लोन देती है, ठीक है, मतलब लेंड करती है, तो इसके लिए वो एक बेस रेट डिसाइड करती है। तो ये बेस रेट कौन डिसाइड करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल बैंक्स बोर्ड। ये जो बेस रेट है, मतलब सपोज SBI है, इसका बेस रेट है 9%, ठीक है, मान लो 9% है, तो ये जो 9% है इसके ऊपर ही वो बैंक इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो ये बेस रेट जो डिसाइड करती है SBI की बोर्ड डिसाइड करती है, ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज जनरली यूज्ड फॉर, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ट्रेड। जनरली ये इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। मान लो कि मैं इम्पोर्टर हूँ, मतलब मुझे किसी और कंट्री से, कि जैसे कि दुबई से कुछ सामान लेना है, ठीक है, मैं हूँ, मुझे कोई दुबई से सामान लेना है, मैं एक इम्पोर्टर हूँ। तो जो दुबई का पर्सन है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मुझे सामान बेच रहा है, ठीक है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है या फिर उसे मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं पैसे दूंगा कि नहीं, मेरा कंसाइनमेंट पहुंचने के बाद में मैं उसे पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, इसलिए उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे बैंक से मैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता हूँ, जिसे हम LC कहते हैं, ठीक है। तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट में इशू करता हूँ और ये LC में उसे प्रेजेंट करता हूँ। जब अगर मैंने अपना पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो ये जो बैंक होती है LC इशू करने वाली, वो फुल पेमेंट करती है। इसका मतलब है कि ये एक बैंक की गारंटी है कि कि जो व्यक्ति या फिर कोई फर्म जो खरीद रही हो, उसका पेमेंट
बेचने वाले को टाइम पे मिलेगा। ठीक है, ये एक बैंक की गारंटी है। अगर नहीं मिला तो एलसी इशू करने वाली बैंक उस पेमेंट को खुद पे करती है। इसलिए इसका सही आंसर है इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। फ्रेंड्स, ये वर्किंग कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि सपोज़ मेरा एक ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि महीने के पहले मैं कुछ सामान होलसेलर से लेता हूँ। ठीक है, मान लो 1 लाख का मैंने सामान लिया, ठीक है, 1 लाख का सामान लिया, 1 लाख का सामान लिया। बट मेरा ऐसा नहीं कि 1 लाख का सामान पूरे के पूरे महीने में पूरा का पूरा सामान बेच दिया। तो इसमें से कुछ 20,000 या फिर 50,000 का सामान वैसे ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 1 लाख का सामान लिया, मतलब मैंने होलसेलर को 1 लाख तो दे दिए, बट मेरा सामान पूरा अभी तक बेचा नहीं गया। तो इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अटक गई, उसमें इन्वेस्ट हो गई, पूरी तरह से अटक गई, ब्लॉक हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ब्लॉक हो गई। तो मान लो कि मैंने 1 महीने में 1 लाख का सामान लिया, बट मेरा 40,000 का ही सामान बेच दिया गया, तो मेरी 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी वो ब्लॉक हो गए। तो ये जो है, इसके लिए मुझे कुछ फंड्स चाहिए, तो इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। कि जैसे मेरा कुछ 60,000 का अलग से मतलब कैश में रिजर्व में रखूँगा, तो इस रिजर्व अमाउंट को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे करंट असेट्स का मतलब हो गया कि मेरे पास अभी जितना स्टॉक है, मान लो मेरे पास अभी 60,000 का स्टॉक बच गया। और करंट लाइबिलिटीज़ है कि मुझे और सामान खरीदना है तो मुझे होलसेलर को पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब है करंट लाइबिलिटीज़। आपको अभी पता चलेगा कि ये एक साइकिल है, इस साइकिल को कहते हैं मैंने खरीदने होलसेलर से सामान खरीदने तक, ये बेचने तक मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, तो इस जो साइकिल है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 12 है, द निप्पॉन जिंको इज द सेंट्रल बैंक ऑफ। निप्पॉन जिंको इज द सेंट्रल बैंक ऑफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, इन नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉर्पस इज टैक्सेबल। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉर्पस इज टैक्सेबल, मतलब मैंने एनपीएस में नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, 60 साल के बाद मुझे जो भी कुछ फंड मिलेगा, कॉर्पस फंड मिलेगा, उसमें से कितने परसेंट अमाउंट मेरे टैक्सेबल है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 60%। जो भी मान लो कि मुझे 10 लाख अमाउंट मिल गई मेरे रिटायरमेंट के बाद में, मेरे 60 साल के बाद में मुझे 10 लाख अमाउंट मिल गई, तो इसमें से 6 लाख रुपए ये टैक्सेबल है। ठीक है, 6 लाख रुपए ये टैक्सेबल है और 4 लाख रुपए इस पर मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 14 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो भी कुछ एन्यूटी प्रोवाइड करती है, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मुझे कंपनी या फिर कोई भी बैंक या फिर अभी मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बैंक एन्यूटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एन्यूटी मतलब एनुअल, मतलब सालाना कुछ एक मुझे मुनाफा देगी बैंक। ठीक है, तो ये कौन करता है, तो एक्चुअली ये एन्यूटी प्रोवाइड करती है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, आरबीआईज ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट टू रेगुलेट डैश। ठीक है, इसके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, इसमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। इन्फ्लेशन रेगुलेट करने के लिए, बोरोइंग पावर ऑफ बैंक को रेगुलेट करने के लिए, लिक्विडिटी इन इकोनॉमी और प्राइजेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, इन सारे ऑप्शंस को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ये आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस का ट्रांजैक्शन कैरी करती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। हमारा 16 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिनो। ठीक है, FINO। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। फिनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन, ये जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, इसका नेटवर्क और इससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन से इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसलिए इसका सही ध्यान में रखिएगा, फिनो, FINO,
फिनेंशियल इंक्लूजन, नेटवर्क एंड ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आरबीआई हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक मिड क्वार्टर पॉलिसी रिव्यूज। फर्स्ट, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द इकोनॉमी, सेकेंड, टू take steps and ensure smooth flow of credit, third, to realign its policies। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आरबीआई की जो पॉलिसी थी रिवाइव होती थी, हाफ ईयरली या फिर ईयरली रिवाइव होती थी। इसका रिवीजन होता था हाफ ईयरली या फिर ईयरली होता था, बट इसके बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते थे, ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी डिसाइड करना या फिर कोई भी रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए इसने आरबीआई ने डिसाइड किया कि मिड क्वार्टर पॉलिसी को रिवाइज किया जाए। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3। हमारा 18 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खंडेलवाल कमेटी रिलेट्स टू स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर से जो भी कुछ इशू है इससे रिलेटेड कौन सा इशू ऐसा है जिससे रिलेटेड ये खंडेलवाल कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, खंडेलवाल कमेटी एचआर रिसोर्सेज, जो भी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इनसे इसके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरी है, जो भी कुछ इश्यूज़ है उससे रिलेटेड ये खंडेलवाल कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। ये खंडेलवाल कौन है? श्री अनिल खंडेलवाल जो थे बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड सीएमडी थे। ठीक है, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड सीएमडी थे। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में अपॉइंटमेंट किया था, 2009 में अपॉइंटमेंट किया था टू लुक एट HR इश्यूज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर अनिल खंडेलवाल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19 क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया इज। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 23। हमारे इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है टोटल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑन ईयरली बेसिस कॉल्ड। सॉरी, हमारा 20th क्वेश्चन का इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, APR, द एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आपको बताना चाहता हूँ कि APR इज द सिंप्लीफाइड काउंटर पार्ट टू द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट द बोरोवर विल पे ऑन अ लोन। सपोज कोई बोरोवर ने लोन लिया है और उस पर 5 साल के लिए लोन लिया है। ठीक है, तो 5 साल में जितना भी इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, जितना भी ब्याज वो पे कर रहा है, उसका कुछ परसेंटेज है, वो परसेंटेज का इसका काउंटर पार्ट इसे हम APR कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये APR पे ये जो क्रेडिट है, मतलब जो भी कुछ लोन दिया है इसका कॉस्ट डिपेंड होता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑन ईयरली बेसिस कॉल्ड APR, एनुअल परसेंटेज रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द कंज्यूमर प्रोटेक्ट देयर क्रेडिट आइडेंटिटीज एंड रिकवर फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, FACTA। FACTA का फुल फॉर्म है द फेयर एंड एक्यूरेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्ट। फेयर एंड एक्यूरेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये जो फेयर एंड एक्यूरेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्ट है, जिसे हम FACTA कहते हैं, ये 2003 में इस्टेब्लिश किया था और ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल का लॉ है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल का लॉ है, US फेडरल लॉ है, जो पास किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस ने नवंबर 22 2003 नवंबर 22 2003 में इसे पास किया गया था और ये साइन किया था प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश ने किया था। और उसके बाद में ये सिस्टम में लाया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 22nd क्वेश्चन, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन इनकम टैक्स रिफंड ऑर्डर इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 months।
जो ITR हम रिफंड करते हैं, जो इसे हम ITR मतलब इनकम टैक्स रिफंड करते हैं, इसका वैलिडिटी पीरियड होता है 3 मंथ्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए कमर्शियल बैंक। फ्रेंड्स, इस कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है कि जो भी बैंक्स कमर्शियली मतलब जिसमें उसका थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकती है, फॉरेन बैंक भी हो सकती है, ठीक है, वो पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है, इसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं या फिर शेड्यूल बैंक एक्सेट्रा ऐसा कहते हैं। बट यहाँ पे कौन सी ऐसी बैंक है जो नॉट कंसिडर एज कमर्शियल बैंक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेवलपमेंट बैंक। ये जो डेवलपमेंट बैंक है, इसका रोल होता है कि डेवलपमेंट करना, जो भी कुछ कंपनीज है, इंडस्ट्रीज़ है, इसकी डेवलपमेंट का रोल है, ये डेवलपमेंट बैंक करती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM इन इंडिया इन 1987? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, HSBC, जिसे हम कहते हैं हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसकी पहला जो ATM मशीन था, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन मुंबई, ठीक है, इन 1987 में। इसलिए इसका सही आंसर है HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25th क्वेश्चन है, द प्रमोटर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड हैव डैश एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फिनांस। जो भी कोई प्रमोटर्स है, जो भी स्मॉल बैंक है, पेमेंट बैंक है, फिनांस बैंक है, NBFCs है, तो इनके जो भी कोई प्रमोटर्स है, इनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए जिनके ऊपर वो इन बैंक्स में प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन डी, 10 ईयर्स। इन प्रमोटर्स का बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके वो प्रमोटर कहला जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन एंड करते हैं। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, कोई भी वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें आपकी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी कमेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग स्टडी, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। चलिए इसके साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।